हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आपका जो क्लास 9th है उसका जो चैप्टर है फिजिक्स का ग्रेविटेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, के आगे के क्वेश्चंस आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यानी पहला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यानी मुक्त पतन का त्वरण क्या है। यानी कि जब आपकी बॉडी या कोई भी बॉडी फ्री फॉल में होती, फ्री फॉल आप जानते हैं कि जो नॉर्मली ग्रेविटी जो होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में जब कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी गिरती है तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। उस कंडीशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है यानी जो त्वरण होता है, आपको बताना है कि मुक्त पतन में यानी इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस। यानी जो एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है यानी मुक्त पतन में जो वस्तु गिर रही है, फॉल हो रही है, ठीक है, वो एक ऐसी वस्तु होती है जो कि ग्रेविटी की वजह से यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरती है और जिसपे एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, जो आपका एयर रेजिस्टेंस होता है यानी हवा का जो प्रतिरोध होता है वो नहीं लगता है। When it falls, there is a variation in velocity and with respect to time that is associated with it. यानी जब भी कोई वस्तु गिरती है, फ्री फॉल में गिरती है या मुक्त पतन में जब वो गिरती है तो क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। इसमें चेंज आता है वेलोसिटी, यानी वेग में चेंजेस आते हैं, वेग में परिवर्तन आता है, वेरिएशन आता है, ठीक है। तो जो ये वेरिएशन होता है, आप जानते हैं जब वेग में वेरिएशन आता है यानी वेलोसिटी में परिवर्तन आता है या चेंजेस आते हैं, तो जो आपका चेंजेस होता है वेलोसिटी में यानी वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, उसे हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। तो जब भी वेलोसिटी समय के साथ बदलती है, वेरी होती है, बदलती है, तो उसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल यानी मुक्त पतन का त्वरण। तो जो आपका मुक्त पतन का त्वरण है इसे हम g से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय g एंड इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पर इसका जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which is constant for all object irrespective of masses, जो कि सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उसके लिए कांस्टेंट है, स्थिर है। और ये वैल्यू जो है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये बॉडी के मास यानी जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसके मास यानी उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है। तो जो आपके मुक्त पतन जो होता है यानी फ्री फॉल होता है, उसमें जो त्वरण होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो g के बराबर होती है, जो कि 9.8 होती है। यानी जब वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब कहा जाता है कि वस्तु मुक्त पतन पर है। इस कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जब बॉडी फ्री फॉल में होती है, मुक्त पतन में होती है,
तो उसमें क्या होता है, त्वरण होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। यानी हम जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी और किसी एक ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी एक वस्तु के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात जब हम करते हैं, तो और जब हम किसी पृथ्वी और किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु है, तो हमें ये बताना है कि जो पृथ्वी है और ये वस्तु है, इसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, इसके बीच में आपकी जो अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, इसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब हम किसी वस्तु, ठीक है, जो कोई वस्तु है उसे हम किसी मतलब पृथ्वी के ऊपर जब हम उसे मानते हैं और उसके ऊपर पृथ्वी के द्वारा लग रहा जो फोर्स है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम किस चीज की बात करते हैं, हम बॉडी के वेट की बात करते हैं, यानी उस वस्तु के भार की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भार की हम बात करते हैं। और आप जानते हैं जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट में आपका क्या आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, m इंटू जी। तो इससे आपका पता चलता है कि वेट कितना है। तो और आप जानते हैं कि जो वेट होता है यानी भार होता है, इसकी जो यूनिट यानी इसका जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो आपका वेट होता है उसे आप mg से डिनोट करते हैं, यानी मास इंटू जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। तो ये आपका वेट होता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है उस जो कि पृथ्वी के ऊपर है, उसे पृथ्वी की तरफ जो बल आकर्षित करता है उसे हम वेट कहते हैं यानी भार कहते हैं। यानी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, यानी जो आपकी पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसे हम उस वस्तु का वेट यानी भार कहते हैं। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका वेट होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के गुणांक के, किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण और मास यानी द्रव्यमान। यानी पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया, यानी जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो उस वस्तु का भार यानी वेट कहलाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा की सरफेस पे, चंद्रमा के जो सतह है उस पे, वो 1/6 होता है किसके, पृथ्वी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है
यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके। What is the weight in Newton of a 10 kg object on moon and on the earth? और आपको ये बताना है कि जो आपका 10 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसका वेट न्यूटन में पृथ्वी के ऊपर क्या होगा और आपके चंद्रमा के ऊपर क्या होगा, तो आपको ये बताना है। यानी चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, भार यानी वेट बताना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो आपका मास है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट का मास यानी द्रव्यमान आपको दिया गया है जो कि 10 किलोग्राम है। यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है आपको, 10 kg दिया गया। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आप इस तरीके से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम आप लिख देंगे। अब सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि वेट कितना होगा न्यूटन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर इस वस्तु का कितना वेट होगा, कितना भार होगा, वो निकालते हैं। तो ये आपके पास मास आया जो कि केजी पे आया। अब हम वेट निकालते हैं यानी भार। ठीक है, वेट ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर जो भार होगा इसका वो कितना होगा। ठीक है, पृथ्वी पर जो भार होगा वो कितना होगा, तो आप ये जानते हैं ये बराबर होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण। और आपको पता है जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास आपको दिया गया है 10 और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वेट आएगा, वेट कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। यानी पृथ्वी पर जो ये वस्तु है इसका जो ये वस्तु है इसका जो भार आएगा वो 98 न्यूटन आएगा। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा पे इस वस्तु का भार कितना होगा, यानी वेट ऑन मून यानी चंद्रमा पर भार कितना होगा इस वस्तु। तो आपको ये पता है कि जो चंद्रमा पर किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो 1/6 होता है। ठीक है, उसका भार पृथ्वी पे जितना है उसका 1/6 होता है। तो यानी कि हमने अभी निकाला कि पृथ्वी पे इस वस्तु का भार 98 न्यूटन है। तो आप ये 98/6 कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो चंद्रमा पर इस वस्तु का जो भार आएगा वो 16.33 न्यूटन आएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, गेंद है, जिसे ऊपर की तरफ फेंका गया किस वेलोसिटी से
49 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका। द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, सबसे पहले हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है कि कितनी हाइट तक ये ऊपर पहुंचेगा। और फिर आपसे पूछा गया है टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी पर आने तक वो कितना टाइम लेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो बॉल है उसे नीचे से ऊपर फेंका गया है, यानी जो हमें यहाँ वेलोसिटी दी गई है इनिशियल वेलोसिटी है, यानी ये किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू। तो आपको u की वैल्यू दी गई है 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपके पास v की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड आएगी क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी, तो जो फाइनल वेलोसिटी यानी v की जो वैल्यू आएगी वो 0 आए। g की वैल्यू आपकी 9.8 है। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी, तो हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका जो थर्ड इक्वेशन है उसका हम इसमें यूज करेंगे। तो आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gs। v की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू आपकी 49 का स्क्वायर बराबर 2, g की वैल्यू आपकी कितनी है 9.8। s की वैल्यू आपको निकालनी है यानी डिस्टेंस। अगर हम इस केस की बात करें, इसमें हम s की जगह h लिखेंगे। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपकी बॉडी है या बॉल है वो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो इस केस में जो आपकी g की वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी। तो आपके पास यहाँ पे h की जो वैल्यू आएगी वो आप इस तरीके से निकालेंगे। h बराबर 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9। तो आप इसे फिर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 49/4 यानी आप इसे लिखेंगे 49/4 तो आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो 12.25 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी। इस तरीके से आप इसकी हाइट निकालेंगे, यानी आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, यानी जो आपकी हाइट आई है वो 12.25 मीटर आई। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पर आने के लिए ये जितना समय लेगा आपको बताना है। तो हमें क्या निकालना है, बी पार्ट निकालना है, यानी हमें टाइम निकालना है। तो हम जैसे कि जानते हैं हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। आपके पास u है, v है, g है और h की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो अब आपको टाइम निकालना है। तो जो आपका टाइम होगा आप v इक्वल्स टू u प्लस gt, इस फॉर्मूले से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो v की वैल्यू है आप जानते हैं 0 है, u की वैल्यू 49 है, तो आप इन वैल्यूज को रख देंगे। v की वैल्यू 0, u 49 प्लस
जी की वैल्यू आपकी 9.8 है और टी आपको निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे और आपको जो जी है वो -9.8, क्योंकि हम ऊपर की तरफ की बात कर रहे हैं तो इस केस में आपकी जी की वैल्यू -9.8 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपके पास -49 हो जाएगा बराबर -9.8 इंटू टी। तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हुआ, तो जो टी की वैल्यू आएगी वो 49 अपॉन 9.8 आएगी, यानी 490 अपॉन 98। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम 5 सेकेंड आ जाए, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को, या जो आपकी बॉल है उसे आपने इस पॉइंट से फेंका और वो यहाँ तक गई इस हाइट, तो इसकी आपने टाइम पीरियड निकाल दिया, यानी टी की वैल्यू, यानी समय कितना लगेगा इसे नीचे से ऊपर, ठीक है, 12.25 हाइट तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा आपने निकाल दिया है 5 सेकेंड। फिर आप जानते हैं हाइट तक पहुंचने के बाद ये बॉल वापस नीचे आएगी और फ्री फॉल की कंडीशन फॉलो करेगी, यानी मुक्त पतन की कंडीशन फॉलो करेगी। तो हम ये जानते हैं इस कंडीशन में भी आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 होगा और इतना ही वो टाइम लेगी जितना वो ऊपर जाने में समय ले रही थी, क्योंकि हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी जो हवा है उसकी वजह से जो प्रतिरोध हो रहा है उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में आपने एक तरफ क्या टाइम पीरियड निकाल दिया, तो जो टोटल टाइम होगा, ठीक है, तो टोटल टाइम होगा यानी जो टोटल टाइम या जो होगा वो आपका पहली कंडीशन बॉल जब नीचे से ऊपर तक पहुंचेगी यानी 5 सेकेंड, और दूसरी कंडीशन जब बॉल उस हाइट से वापस नीचे आएगी तो आपकी कितना हो जाएगा 5 सेकेंड, यानी जो टाइम लगेगा वो आपका 25 सेकेंड का टाइम, यानी 25 सेकेंड का आपका समय लगेगा। तो इस तरीके से आप इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आपकी टाइम यानी टी की वैल्यू, टोटल टाइम जो होगा आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, यानी एक पत्थर को टावर की हाइट, यानी एक टावर है उसकी हाइट से फेंका गया और उस टावर की हाइट कितनी है 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी बतानी है, यानी v की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी यानी v की वैल्यू यानी अंतिम वेग बताना है जब वो वस्तु आपकी ग्राउंड को टच करेगी उस समय। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एक हाइट से स्टोन फेंका गया, तो इस कंडीशन में आपकी जो u की वैल्यू होगी वो 0 होगी। आपको h दिया गया है 19.6, आपके पास g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है, v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको ये सब दिया गया है, ये सब आपको दिया गया है और आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसमें जो आपका थर्ड इक्वेशन है मोशन की आप वो लगाएंगे, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है या जो इसमें स्टोन दिया गया,
क्या दिया गया है, स्टोन दिया गया है, वो एक हाइट से फेंका गया, यानी कि वो फ्री फॉल की कंडीशन में है। तो जी की जो वैल्यू होगी वो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास v आपको निकालना है, u आपका 0 है, जीरो का स्क्वायर 2, g की वैल्यू आपका 9.8 है, h की वैल्यू 19.6। यानी आप इस तरीके से आप सारी की सारी वैल्यूज रख देंगे, इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को इक्वेशन में रख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, यानी v स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.6। आप 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 19.6 आएगी इंटू 19.6, यानी जो v की वैल्यू आई है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। तो ये आपकी ये जो वैल्यू आई वो आपकी v की वैल्यू आ गई है, यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपकी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। तो ये आपकी v की वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी आपकी इस तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड, यानी एक पत्थर है उसे ऊपर की तरफ फेंका गया और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यानी जो u की वैल्यू आई आपकी वो 40 मीटर प्रति सेकेंड आई, यानी 40 मीटर पर सेकेंड आई। टेकिंग g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, आपको g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है यानी h की वैल्यू बतानी है। रीच बाय द स्टोन, ठीक है, जितना आपका जो पत्थर है वो हाइट जितनी कवर करेगा आपको ये बताना है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, यानी और कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी आपका जो स्टोन है, पत्थर है, उसने तय की है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर देंगे। तो जो आपका पत्थर है यानी स्टोन है उसे नीचे से ऊपर फेंका गया, यानी u की वैल्यू आपको दी गई है, u की वैल्यू आपको दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड। आपको g की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, आपको ये दिया गया है। तो जब आपका स्टोन यानी जो पत्थर है उसे हमने ऊपर की तरफ फेंका है, यानी वो एक हाइट अटेन करेगा, एक हाइट तक पहुंचेगा। तो जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो इस केस में आपकी जो v की वैल्यू हो जाएगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। जो आपकी हाइट की वैल्यू होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। आपको g दिया गया है, u दिया गया है, v दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, यानी h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू को निकालने के लिए हम जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसका हम यूज करेंगे। जो आपकी इक्वेशन थी 2gs बराबर
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आपकी जी की वैल्यू आपको 10 दी गई है, एस आपको निकालना है, यानी इस केस में एस आपकी हाइट होगी, तो हम इसे एच लिख देते हैं। तो आपकी जो हाइट है वो आपको निकालनी है, इस केस में जो हाइट निकालनी है वो एच लेंगे हम। वी, वी की वैल्यू हमारी 0 है, तो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, जी की वैल्यू आपकी 10 है, एच को एज इट इज इसी तरीके से रख देंगे। वी की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 स्क्वायर कर देंगे, और यू आपका 40 है यानी 40 है, तो उसका 40 का स्क्वायर कर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 20h बराबर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपकी स्टोन है उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जी की वैल्यू माइनस में होगी, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 40 का आप स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आपका 1600 आ जाएगा। तो अब हम जब h की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 1600 अपॉन 20 इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी हाइट की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, h की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 80 मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो आपकी हाइट कितनी आई, 80 मीटर आई। अब आपसे ये पूछा गया है सबसे पहले कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो हमारी कितनी आ गई, 80 मीटर। अब उन्होंने पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हो। यानी कुल विस्थापन। तो जब हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कुल विस्थापन की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे हमने क्या पढ़ा था जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। जब हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था या डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, यानी सबसे छोटा रास्ता जो आपकी शुरुआत में जो पॉइंट है, यानी इनिशियल पॉइंट शुरुआत का बिंदु है जहां से आपने शुरू किया, और जो अंतिम बिंदु है यानी जहां पे आपने खत्म किया, उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन हो। जब हम इस क्वेश्चन की बात करें, यानी जब हम स्टोन की बात करें कि हमने स्टोन ऊपर की तरफ फेंका फिर वो वापस आया, तो जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमने जो पत्थर है वो सपोज इस पॉइंट से फेंका, ये पॉइंट आपका ए है, इस पॉइंट से आपने पत्थर फेंका और ऊपर गया, वो एक हाइट उसने अटेन करी जिसे हम बी कह लेते हैं। तो जब वो इस मैक्सिमम हाइट को अटेन कर देगा, इस मैक्सिमम हाइट को तक वो चल जाएगा, यानी जब वो इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा फिर वो वापस आएगा, ठीक है, वो गया फिर वो वापस आएगा और अपनी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाए। तो आप इस केस में देख सकते हो कि जो इनिशियल पॉइंट है, यानी जिस बिंदु से इस पत्थर ने चलना शुरू किया और जिस बिंदु तक ही वापस पहुंचा, दोनों एक ही बिंदु है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 0 हुआ है, क्योंकि जो आपका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है दोनों एक ही है, यानी जिस बिंदु से ये शुरू हुआ और जिस पे खत्म हुआ, जहां तक ये पहुंचा वो सेम ही पॉइंट है। तो इस केस में जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो 0 मीटर। तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 0 मीटर है। अब हम बात करते हैं जो
आपसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस के बारे में, टोटल डिस्टेंस। तो जब हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे हमने अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करी, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करी, तो हमारी 0 आई। अब जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इस केस में भी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट जाएगी, यानी ऊपर की तरफ जब जाएगी, तो आप जानते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी हाइट तक गई है, 80 मीटर की हाइट तक। तो यहाँ पे आपका 80 मीटर, फिर ये वापस आएगी और उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो जब ये वापस आएगी तो ये उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, यानी वापस आते हुए भी इसने 80 मीटर दूरी तय करनी। यानी इस केस में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल आपका डिस्टेंस आएगा, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 मीटर आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जब हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, जब हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपका कितना आएगा, ए बी प्लस बी ए, यानी 80 प्लस 80 यानी 160 मीटर। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस आएगा, ठीक है, जो आपका टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 160 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन given that the mass of the earth is 6 into 10 raised power 24 kilogram और and the sun is 2 into 10 raised power 30 kilogram. The average distance between the two is 1.5 10 raised power 11 meter. यानी कि आपसे बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो आपको निकालना है। और आपको क्या दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया गया। क्या दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ अर्थ आपको दिया गया है, जो कि 6 into 10 raised power 24 किलोग्राम दिया गया है। और आपको सन यानी सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है 2 into 10 raised power 30 किलोग्राम। और आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी दी गई है। तो सबसे पहले हम सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर देते हैं। मास ऑफ सन आपको दिया गया है 6 into 2 into मास ऑफ सन, ms से आप दिखाएंगे तो ms बराबर आपका 2 into 10 raised power 30 kg आ जाएगा। me अर्थ का मास जो आएगा आपका वो 6 into 10 raised power 24 किलोग्राम। और जो आपके पास एवरेज डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, यानी आपको किसकी वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू दी गई। डिस्टेंस हम r ले लेंगे, 1.5 into 10 raised power 11 मीटर आपको इनके बीच की दूरी दी गई। और आप जानते हैं कि जब हमें इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमें निकालना है, तो इसमें हम जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, उसमें हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, F बराबर G M M1 M2 या M into M अपॉन R स्क्वायर देखा था। तो इस केस में हम MS into ME अपॉन R स्क्वायर, इस तरीके से आप ये फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। और इसमें G का मान, MS की जो वैल्यू आपको यहाँ दी गई है, ठीक है, सन का द्रव्यमान या सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान यानी
अर्थ का मास वो आपको यहाँ रखना है, और फिर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यानी दूरी है उसकी वैल्यू आपको रखनी है, और आपको फिर इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आप इस क्वेश्चन को कल होमवर्क से करके लाएंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कल आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे, और जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन समझाए वो भी आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।